हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि रोज़ शाम को 8 बजे होती है हमारी AVS की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आज दोस्तों हम संविधान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस प्रकार से यूपी टेट में अभी तक बने हैं पिछले कई सालों से, हम देख के बनाए हैं क्वेश्चन। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आज हम खत्म कर रहे हैं आपके। जहाँ से संविधान से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त कर रहे हैं। तो इसका बताइए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले पूछा गया था स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अब पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो आंसर कर दें सभी लोग। इसके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें सभी लोग। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है कि उनके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? BR अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, या फिर KM मुंशी, या फिर गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? आपको बताना है। पहले पूछा गया था कब लागू हुआ, तो वो था 26 जनवरी 1950। अब पूछा गया कब पारित हुआ। तो ये आंसर करिए आप लोग, भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को कौन सा दिवस आता है? संविधान दिवस। कौन सा दिवस आता है? संविधान दिवस। आगे चलते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दें सभी लोग। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आज की इस क्लास में संविधान से जितने भी प्रश्न उत्तर बने हैं पिछले सालों में या फिर जो बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो क्लास को पूरी देखें। बताइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान के निर्माता। आगे चलते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आपको ये बताना है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। आंसर करिए एक बार सभी लोग, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। आगे चलते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको अब ये बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? आंसर कर दें एक बार। जल्दी जल्दी साथियों आंसर करते रहिए आप लोग। इसकी बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आगे चलते हैं, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? आपको बताना है संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे। संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते ही सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलते हैं, संविधान सभा में किस देशीय रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? आपको बताना है ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो उसका हो जाएगा हैदराबाद। कौन थी? हैदराबाद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? को बताना है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, या फिर KM मुंशी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के जो संघीय समिति थी उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर अंबेडकर थे, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं,
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? एक बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको। कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। कितनी? 15 महिला थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आंसर करिए सभी लोग। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अगर आपने हमारी संविधान से ये जो स्रोत हैं संविधान के कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये एक क्लास हमने बनाई है, 5 मिनट की शायद क्लास है, उसको जाकर जरूर देख लें। प्ले लिस्ट में जाइए, संविधान के स्रोत नाम से क्लास बनी है, उसको देख लीजिए। 5 मिनट की क्लास है सिर्फ। तो इसमें हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपको बताना है। समवर्ती सूची जो है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दें एक बार। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं साथियों कहाँ से? रूस से। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आपको बताना है संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर रूस? भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था ली गई है, आपको बताना है कहाँ से ली गई है। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग एक बार शेयर भी कर दें। इस क्लास को जोड़ लें सभी लोगों को एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय व्यवस्था को। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या फिर रूस? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं DPSP। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आपको ये बताना है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर जर्मनी? साथियों अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर देख लेना। 5 मिनट का सिर्फ वीडियो है, यहाँ से क्वेश्चन मिलना तय है। आप इतना याद रखना, याद करके जाना इसको। संविधान के स्रोत जरूर याद कर लेना। तो इसमें आप लोग आंसर करिए, आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? इसका हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या फिर रूस? आंसर करिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे चलते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अब मौलिक अधिकार बताना है आपको, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या रूस? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं USA यानी कि अमेरिका से। आगे चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में होगा या फिर हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या फिर रूस? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा अमेरिका। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है कहाँ का साथियों? अपने भारत का। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर ब्रिटेन के संविधान का या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या फिर कनाडा के संविधान का? तो आपको एक चीज़ बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यहीं से भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए थे। आगे चलते हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? आपको ये बताना है, कुल कितने भाग थे जब ये संविधान बना था प्रारंभ में तब? तो आंसर कर देंगे एक बार। 10, 15, 22 या फिर 26? प्रारंभ में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने? 22। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस भाग में है? आपको ये बताना। 9, 6, 3, 4? तो 28 का आंसर कर दें सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में है पंचायती राज। आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में बताना है नगर पालिका का उल्लेख है? भाग 9A, भाग 6, भाग 3, भाग 4। तो नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A में है। किसमें है? भाग 9A। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस समय आपको बताना है कितनी अनुसूचियां हैं। 12 हैं। और अगर पूछे कि जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब कितनी थी? तब थी 8। इस समय कितनी है? 12 अनुसूचियां। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित है? इनमें से संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान है जो दल बदल विरोध से संबंधित है? क्लास को पूरी देखते रहिए साथियों, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं संविधान के आपके टीईटी में अधिकतर, तो पूरी क्लास को देखना। संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित है? तो आप लोग आंसर कर दें एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं? आपको बताना है किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। पहली, 5वीं, दूसरी या फिर 7वीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची में किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? आपको बताना है शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर दें सभी लोग। शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो साथियों शपथ किस में है? ऑप्शन नंबर, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, तीसरी अनुसूची में है। शपथ का उल्लेख किस में है? तीसरी में। पहली में क्या है? पहली में है, पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का। दूसरी में किसका है? दूसरी में वेतन भत्तों का। तीसरी में है शपथ का उल्लेख। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया? पहली, 8वीं, दूसरी या फिर 7वीं? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है साथियों? पहली, 8वीं या फिर दूसरी, 7वीं? तो आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग, आंसर कर दीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा 8वीं। किसमें किया गया है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। और पहले कितनी थी जब संविधान लागू हुआ था? 14 थी। कितनी थी? 14। आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपको बताना है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करना है आपको। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची। आगे चलते हैं। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में है? विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? आपको बताना है पहली, चौथी, दूसरी या फिर 7वीं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कर दें सभी लोग। तो ये किया गया है चौथी अनुसूची में। किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है? आपको बताना है कि किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया है? पहली, 5वीं, दूसरी या फिर 7वीं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में बताया गया केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। आगे चलते हैं। किस अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन है? पहली, 5वीं, दूसरी या फिर 12वीं? क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची में है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? इसका मतलब होता है छुआछूत का अंत जो है कौन सा संविधान का अनुच्छेद करता है? 15, 16, 17 या फिर 18?
छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत किसमें है साथियों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार मिले हैं? मूल अधिकार जो है किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 या फिर 20 से 22, 25 से 40 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो क्या है? मूल अधिकार हैं। क्या है? मूल अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 35 या फिर 20, 22, 25 से 40 या फिर 19 से 22। 41 का आंसर दे दें सभी लोग। तो ये कहाँ है? 19 से लेकर 22 तक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपको बताना। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 19A। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19A में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? आपको ये बताना है। 23, 24, 20 से 22 या फिर 25 से 40। तो आंसर कर दें सभी लोग एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? सभी लोग आंसर करिए इसका एक बार। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 या फिर अनुच्छेद 20, 22, अनुच्छेद 25 से 40। आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए इसको, क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। जोड़ लें सभी को एक बार। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहाँ है? अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 30 है, 40 है, 25 है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर कर दें सभी लोग एक बार इसका। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो आप लोग इसका आंसर करिए एक बार। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। हमें बताना है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का उल्लेख है। DPSP कहाँ से लिए गए थे? अभी हम लोगों ने बात की थी, आयरलैंड से लिए गए हैं। और उल्लेख कहाँ इसका है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर कहाँ तक है? 51 तक। याद रखना है इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है DPSP। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? बताने हैं मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 है या फिर इनमें से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कहाँ पर की गई है? किस अनुच्छेद में की गई है? आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51A में की गई है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपको बताना है। ये जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो अब हमें ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो एक बार आंसर कर दें अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो याद करने की कोशिश कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आपको यह बताना है। अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 55। तो आंसर कर दें सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाअभियोग। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है? महान्यायवादी की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 90, 61, 25 या फिर 76।
तो आंसर करिए सभी लोग। आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 76। अनुच्छेद 76 में की गई महान्यायवादी की बात। आगे चलते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं हमें बताना है। 20 हैं, 22 हैं, 25 हैं या फिर 28 हैं? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय कितने हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में कितने हैं? 25। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है, आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 30 है, 31 है, 33 है, फिर 34 है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी है? 34। कितनी है? 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। आगे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1920, 1926, 1935 या फिर 1952? तो आप लोग आंसर कर दें एक बार। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1926 में। कब हुई थी? 1926 में। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30 या फिर 56? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30। आगे चलते हैं। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी है, प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है भारत सरकार का? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, फिर भारत का महान्यायवादी होता है या फिर ये सभी होते हैं? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है साथियों? भारत का महान्यायवादी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? आंसर करना है आपको। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इसका चौथा जो है वो छूट गया है, तो एक बार इसको बताइए आप लोग। इतने में ही आंसर कर दें एक बार। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? यानी कि अगर वोटिंग चल रही है लोकसभा में और दोनों पार्टियों को बराबर बराबर वोट मिलते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष का जो वोट होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने मत का उपयोग कर सकता है? आपको ये बताना है। अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 89 या फिर अनुच्छेद 79? तो आंसर करिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 100। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो आंसर कर दें सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति का सदस्य, उसके बाद एक खाली जगह है, आपको भरना है। इसमें क्या भरा जाएगा? संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं या फिर लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं? प्राक्कलन समिति का वो होता है साथियों, जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुन लिए जाते हैं। कहाँ से चुनते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से ही चुन लिए जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं, आपको बताने हैं कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? 15, 7, 22 या फिर 28? आंसर करिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, और अगर नहीं भी निकले हैं कोई बात नहीं, आपने क्लास देख लिया, आपको याद रहेंगे अब। और दोबारा अगर आपको कठिन लग रहे हो ये सारे क्वेश्चन तो दोबारा जरूर देखना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने तय हैं संविधान के। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो साथियों, क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी। और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास ख़त्म होने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद, बाय बाय।